सागर चरण एक्सप्रेस गुरु जी, आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु जी, आज का प्रश्न व्यक्तिगत विकास से संदर्भ में है और उसको सुमित शर्मा जी और मधु जी जबलपुर से पूछा है। उनका प्रश्न है, गुरु जी, क्या व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से ही संभव है? क्या यह संभव है कि पीक्यू लेवल का व्यक्तित्व किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए सीधे ईक्यू या एसक्यू स्तर तक पहुंच सके? यह सुमित शर्मा जी का प्रश्न था। और मधुर जी का प्रश्न है, गुरु जी, और उन्होंने साधन चरस्पर्श बोला है, आपके द्वारा प्रतिपादित मानव विकास सिद्धांत के अनुसार मानसिक विकास का एक प्रमुख साधन शुद्ध भाषा है। शुद्ध और सैद्धांतिक भाषा किस तरह से व्यक्तित्व विकास में सहायक है? बोलचाल और शिक्षण प्रशिक्षण की भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा फार्मूला क्या होना चाहिए? क्या वर्तमान में प्रचलित भाषाओं में कोई पूर्ण सैद्धांतिक और वैज्ञानिक भाषा है? भाषा के साथ क्या लिपि भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है? गुरु जी स्पष्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद। मानवीय व्यक्तित्व विकास चार आयामी होता है। इस संसार में रहने के लिए इन चारों आयामों की भूमिका होती है। इन चेतना के आयामों को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय कहते हैं और इन्हें गूढ़ तात्विक दृष्टि से विश्लेषण करने पर ये ओंकार की चार मात्राओं में स्थित हैं, जिसमें से तीन मात्राएं अकार, उकार, मकार है। तीनों को मिला करके आ, उ, मा संयुक्त रूप से बोलने पर ये ओम कहलाता है। तो चतुर्थ स्वयं ओम है और इन्हें ही भूर, भुवः, स्वः, मः ऐसी चार व्याहृतियों के नाम से भी जाना जाता है इन आयामों को। अब इसे मानव में कैसे स्थित है इसे समझना जरूरी है। इंद्रियां, मन, प्राण और आत्मा, ये चारों आयाम क्रमशः मनुष्य में स्थित हैं और नीचे पूरी सृष्टि में भी ये स्थित रहते हैं, लेकिन सृष्टि में विकास क्रम से ही मनुष्य तक चलते आते हैं। जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य। उधर तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत केंद्र पे मनुष्य तक आते हैं। तो उल्टे क्रम से सृष्टि में ही स्थित है। मनुष्य में यही वाला क्रम सीधा होता है। तो जागृत से फिर स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरीय हो जाता है। तो तुरीय से सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत तक आता है और फिर जागृत कामन हो जाता है और जागृत के पश्चात स्वप्न जो केंद्र है वो कल्पना का केंद्र मनुष्य में विकसित होता है और जो सुषुप्ति का केंद्र है वो भावना के रूप में आता है और जो अंतिम जो तुरीय केंद्र है वह जो है वो चेतना के रूप में काम होता है। तो आत्म चैतन्य वहाँ पर विवेक शक्ति प्रतिष्ठित होती है। तो ये हमने संक्षेप में थोड़ा सा बताया। थोड़ा गूढ़ है, ज़्यादा बुद्धि लगाने की, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग इसे जो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा साइंटिफिक है ये। आयामों की भाषा ये अतिशय वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो इस संपूर्ण दर्शन को समझने के लिए थोड़ा सा वैज्ञानिक होना आवश्यक है। तो आइंस्टीनियन थ्योरी भी इन आयामों की बात करती रही है। पूरा विज्ञान जानता है कि हाँ, ये आयाम वास्तव में सभी चीज़ों में है। लोग नहीं जानते हैं ठीक से, तो उसको कई बार कुछ का कुछ व्याख्या करते रहते हैं। विज्ञान जगत में भी पूरी जानकारी ठीक से ना होने के कारण इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन विकास यात्रा इसी क्रम से होनी है मनुष्य। अब इसमें जो पहला आयाम जो है वो
जागृत केंद्र है, मनुष्य के जीवन विकास से ही लेना है अभी, इसलिए अभी हम केवल इतना ही इस पर बात कर रहे हैं। तो मानव जीवन विकास का जो सिद्धांत है, वो जो हमने ग्राउंड बताया आपको, वो ऐन्द्रिक, मानसिक और भावनात्मक प्राण का केंद्र और चेतनात्मक आत्मा का केंद्र। तो ये क्रमशः ये चारों विकसित होते हैं। तो ऐन्द्रिक जो है वो शारीरिक है, सारी इंद्रियां शरीर में होती हैं, और मन जो है वो अंतःकरण चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात जो प्राण है वो भाव चतुष्टय उसमें होते हैं, 4 प्रकार के स्वाभाविक भावनाओं का विकास होता है। और इसके पश्चात चेतना के 4 चरण इसी तरह क्रम से विकसित होते हैं। तो वो चतुर्थ आयाम, तो ये जो है वो वहां जाके सचेतन रूप से खुल जाता है। तो वहां जो अचेतन है जड़ पदार्थ में, वही सचेतन रूप से आपकी आत्मा में यहाँ स्थित होता है। तो सृष्टि में अचेतन से तुरीय, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत तक आकर के जागृत से मनुष्य का शुरुआत होता है। तो इसका शरीर जागृत केंद्र में काम करता है, इंद्रियां सब जागृत केंद्र पे काम करती है। जागृत की पहचान ये है कि मुखी या बहिष्प्राज्ञ होता है, ये बाहर की ओर जो आप सब जानते समझते हैं, तो इसे बहिष्प्राज्ञता कहते हैं। बाहर की ओर आपकी प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है। फिर एक अंतर प्राज्ञ होता है जो मन के डायमेंशन में स्वप्न का केंद्र है। तो उसमें आप इंद्रियों से ऊपर जब मन में जाते हैं तो आपको बाहर का कुछ बोध नहीं होता। स्वप्न काल में आपको केवल अंदर की दुनिया एक क्रिएट हो जाती है, वही समझ में आती है। फिर इसके पश्चात जब सुसुप्ति काल आता है तो अंतर प्राज्ञता का भी उल्लंघन हो जाता है, और उस अवस्था में ना वो बाहर के प्रति बाहरी विषयों को जानता है, ना अंदर के विषयों को जानता है स्वप्न वाले, और एक ऐसी अवस्था में जाता है जहां पे केवल प्राज्ञता तो रह जाती है, लेकिन बाह्य विषय और अंतर विषय दोनों विलुप्त हो जाते हैं। तो उसे सुसुप्ति केंद्र कहते हैं। अब ये जो सुसुप्ति केंद्र है वही भाव का है। इसके पश्चात तुरीय केंद्र जो आत्मचेतना के रूप में, इन चारों को ठीक से समझना है। इसे आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये 4 चीजें आपकी होती हैं। तो इन्हीं को ऐन्द्रिक, मानसिक, प्राणिक और चौथी स्पिरिचुअल, जहां सोल आपकी स्थिति होती है, चैतन्य तत्व। तो ये क्रमबद्ध ही विकसित होंगे। दरअसल इनका सिस्टम ऐसा है कि सुमित जी ने उसमें पूछा है कि क्या ये क्रमबद्ध तरीके से ही विकसित होंगे, अथवा यह संभव है कि पीक्यू के बाद कोई आईक्यू ना करे और ईक्यू या एसक्यू का विकास कर ले। नहीं, तो इसमें ये समझ लें, क्योंकि ये ऐसे हैं जैसे कि 4 कमरे लगातार हों, तो पहले कमरे में घुस के चौथे में आप नहीं जा पाएंगे जब तक दूसरे तीसरे में ना घुसें। तो इनका सिस्टम ऐसा है कि पहला जो है वो दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे से दरवाजा तीसरे का खुलता है, तो दूसरे कमरे में जाना उसका अनिवार्य ही होगा अगले का दरवाजा पाने के लिए, क्योंकि उसमें होकर ही हो। तो ये चारों कमरों का ऐसा संयोग है कि उसमें आप क्रमशः अंदर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में पहुंचेंगे। तो यही इसकी स्थिति है। और कई बार कुछ लोग देखते हैं कि जैसे कबीर अनपढ़ थे, अब उनका तो कोई आईक्यू काम करता था कि नहीं करता था, ईक्यू काम करता था कि नहीं करता था, एसक्यू कैसे काम करने लगा। नहीं, तो एक बात हम ये बता दें आपको। पहली चीज तो ये कि जो लोग अपना क्रमबद्ध विकास किए बिना कहीं आगे जाते हैं, तो पक्का समझ लें कि उनका पहले से पिछले जन्मों से वो विकसित होगा। अगर किसी का बौद्धिक विकास एक बार पिछले जन्मों में हो गया है, तो इस जन्म में बचपन से ही वो अधिक प्रबुद्ध होगा, बिना पढ़ाई लिखाई नहीं। अगर किसी का डायमेंशन विकसित है पहले से, तभी आप उस कमरे में प्रवेश कर पाएंगे। विकसित नहीं है तो आप उस कमरे में नहीं जा पाएंगे, वो दरवाजा बंद रहेगा। तो पहले से अगर खुला हुआ है तो उसकी कुंडी खुल गई है, वो खुली ही रहती है। तो इस जन्म में पैदा होते ही आप स्कूल जाएं चाहे न जाएं, आपका आईक्यू काम करने लगेगा। फिजिकल डेवलपमेंट, आहार विहार सही करना पड़ता है। मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको
शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और उसके बाद भावनात्मक विकास के लिए आपको आचार व्यवहार सही करना पड़ता है, और वो सांस्कारिक मामला है। तो शिक्षा से जैसे मानसिक विकास होता है, वैसे संस्कारिता से भावनात्मक विकास होता है। अच्छे संस्कार का निर्माण हो तो अच्छे गुणों की वहाँ पे गुणों का विकास होता है, और गुणों को ही स्वभाव कहते हैं। इसके पश्चात जो चेतना का क्षेत्र है वो विवेक का क्षेत्र है, विवेक से ही शुरू होता है उसका। तो उसमें आपको उतना ज्ञान ध्यान की आवश्यकता होती है जैसे कि निचले केंद्रों के लिए दूसरे उपाय हैं, उसी तरह से उसके लिए भी चौथे के लिए। ये चारों ही क्रम से विकसित होंगे, पहले से किसी के विकसित हैं तो हो सकता है कि ऐसा भी आदमी कोई पैदा हो जाए जिसके चारों ही केंद्र काम कर रहे हों। अगर चारों सेंटर काम करते हैं तो जन्मतः भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बचपन से ही वो अति प्रबुद्ध दिखाई देगा, अत्यधिक इमोशनल दिखाई दे सकता है। और कई बच्चों को आप देख सकते हैं कि ज्यादा बुद्धिमान है, वो बिना पढ़ाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई संगीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जिस उम्र में उनको स्वर का ज्ञान भी नहीं रहता, उस समय वो बहुत लंबी लंबी स्वर साधना सी लगती है उनकी। तो वो अभी तो उम्र ही उनकी 4-6 साल की है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म। तो जिस उम्र में ज्यादा कुछ होता नहीं तो वो पता चला एक 10 साल का बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, जबकि अभी उसको कोई स्वर की पकड़ इतने कम समय में होती भी नहीं, फिर भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो पूर्व जन्मों से विकसित है, वो उसका वो सब सुरता। इसी तरह कोई बहुत अच्छा इंजीनियर अगर एक्सपायर हो जाए और पुनर्जन्म ले ले तो बचपन से उसके भीतर इंजीनियरिंग की प्रतिभा दिखाई देगी आपको, हर चीज में उतना वो जोड़ तोड़ करता रहेगा। कोई कंप्यूटर इंजीनियर होगा तो पैदाइशी कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाएगा, बड़ी अच्छी समझ होगी, सॉफ्टवेयर कहो बना ले बड़ी जल्दी कम उम्र में। ये सभी प्रतिभाएं आपके भीतर आपके पूर्व अर्जित विकास से संभव है। तो होगा तो क्रमबद्ध विकास ही, वो चाहे आप आज करें चाहे कल करें चाहे पहले से कर चुके हैं, लेकिन पहले भी जो हुआ होगा वो इसी क्रम से हुआ होगा कि पहले आपका शारीरिक विकास होगा, इंद्रियां काम करेंगी तो कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और आवेग जैसे भूख प्यास आदि, और फिर इसके पश्चात विकार, मान काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये पंच विकार। तो ये देह चतुष्टय इसे कहो, ये ऐन्द्रिक है पूरा, और ये सभी चीजें शरीर में ही होंगी। कर्मेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 आवेग और 5 विकार। फिर इसी तरह से अंतःकरण चतुष्टय जो मन है उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों क्रमबद्ध विकास है। मन का विकास करने पर ही बुद्धि आपकी सही काम कर पाएगी। मन अगर कमजोर है तो बुद्धि भी आपकी कमजोर रहेगी। इसी तरह से चित्त स्मृति का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। आप चाहे जितने स्मृतिवान हो, अगर नीचे के मन और बुद्धि ठीक नहीं है तो आपकी स्मृति पशुवत होगी, आप उसमें कोई सही स्मृति का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि से बोध ही नहीं हो रहा है। जो बोध होगा वो निश्चय के रूप में फॉर्मेट अपना बनाए और उसको अगर स्मृति में रख लिया जाए तब तो उसकी उपयोगिता है। अन्यथा कोई भी निरर्थक चीजें आपने स्मृति में स्टोर कर ली तो आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अंतःकरण चतुष्टय भी क्रमबद्ध है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मतलब ये चारों चीजें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये तो चारों क्रमबद्ध हैं ही, लेकिन इनके अंदर के जो 4 सेक्शन हैं वो भी क्रमबद्ध ही हैं, उनका भी क्रम से ही विकास होता है। अगर किसी का पहले से कोई सेंटर काम कर रहा है तो वो भी क्रमबद्ध रूप से विकसित होकर के ही काम कर रहा होगा, ऐसा समझना होगा। तो जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बचपन से ही बहुत भक्त किस्म का है, जैसे आपने कबीर का देखा, नानक का देखा, ऐसे बहुत सारे लोग जो इमोशनली बहुत अच्छे हैं, तो उनका अभिप्राय ये है कि उनके सेंटर से पिछले जन्मों में उनका PQ, उनका IQ और उनका EQ ये पिछले जन्मों से ही काम कर रहा होगा, इसलिए बचपन से भक्ति धारा में वो चल पड़े हैं जन्म लेते ही।
बड़ी अल्पायुता से इनको सबको पाया गया है कि इनमें ये प्रतिभा थी। तो 3 सेंटर तो इनके जितने भक्ति मार्गी शाखा के लोग हैं, इनके 3 सेंटर दिखाई देते हैं कि काम कर रहे हैं। चौथा किसी का इनमें से काम नहीं कर रहा था। अभी तक के जितने लोग हैं उनमें अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी है कि उनका चौथा सेंटर काम नहीं कर रहा था, जो SQ है। तो उसकी वजह से वो भक्ति परक उनके प्रवचन भी हैं, भक्ति परक उनकी साधनाएं, भक्ति परक उनके पूरे अपनी उपासनाएं और उसी स्तर के उपदेश, उसी स्तर के उनके जीवन भर के कार्यक्रम। इसीलिए उनके पीछे जो लोग धर्म बना लिए हैं वो उतने ही विवेकहीन रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका चतुर्थ आयाम न खुल जाए तब तक विवेक काम नहीं करेगा। तृतीय तक वृत्तियां ही हावी रहती हैं, तो वृत्तियां हावी हो जाएंगी, चतुर्थ काम नहीं करेगा। आप योगी भी हो जाएं, योगस्थ भी हो जाएं, तब भी विवेक की संभावना बनेगी, लेकिन विवेक ज्ञान आदि के प्रखर होने पर ही आएगा। ज्ञान अगर प्रबल नहीं है, आपका बोध आपका प्रबल नहीं है सत्य का, तो आपके भीतर विवेक नहीं जागेगा। आप कितना भी योगी बन जाएं, कितना भी साधक बन जाएं, योगी सिद्ध होने पर भी ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न पूर्वक ही उपार्जित करना पड़ेगा। सीधे कोई सोचे कि योगस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए तो ज्ञानी हो जाएंगे, नहीं, ज्ञानी नहीं, आप योगी हो जाएंगे। हाँ, योगी होने के बाद आप में अध्ययन की सामर्थ्य, श्रवण की सामर्थ्य, ये सब विकसित हो सकती है। तो अगर आप अध्ययन, श्रवण, चिंतन और चर्चा, अगर ये आप बढ़ा सकें, जो ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं उनको करें योगस्थ या योग सिद्ध होने के पश्चात, तो आपको जरूर ज्ञान आपका बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से विवेक जागेगा कभी ना कभी। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विवेक काम नहीं करता। और ये पूरी जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 Qs आधारित ही है। 4 Qs कौन से भाई? फिजिकल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट, इमोशनल कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट। ये 4 कोशंट हैं जो क्रमशः विकसित होंगे, और इन्हीं को शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य और चेतनात्मक सामर्थ्य कह सकते हो। इन्हीं को बल, वाणी, व्रत और विवेक कह सकते हो। इन्हीं को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कह सकते हो। ये जो बल, वाणी, व्रत और विवेक हैं, यही शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। इनको जो इस विकास के सिद्धांत को समझता है, इन 4 आयामों को, तो वो 4 वर्णों की व्यवस्था को भी ठीक से समझ सकता है। और जो इनको नहीं जानता तो वर्ण को फिर वो जाति के आधार पर ही माने बैठा रहेगा, और वरीयता क्रम उसको कभी प्राप्त नहीं होगा। वो जातीयता क्रम से फंस जाएगा, और जातीयता क्रम का अवलंबन लेने के कारण वो लोग पतित होकर, उनका पूरा समाज पतित होगा और जंगल राज कायम हो जाएगा। तो ये जो जीवन विकास का सिद्धांत है, इसे जानना बहुत जरूरी है। और जिनका ये विकसित है उनका परीक्षण के द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसका कौन कौन सा आयाम विकसित है, कितने आयाम काम कर रहे हैं। ये तमाम प्रकार के परीक्षणों के द्वारा निश्चय हो सकता है। तो वर्ण क्रम का निर्धारण भी इनके परीक्षणों पर आधारित होता है, जिसमें जो सामर्थ्य सिद्ध हो जाए तो उस आधार पर उसको उस वर्ण का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। हम लोग अपने विद्यालयों में ये 4 Qs एजुकेशन का सिस्टम इंप्लीमेंट किए हुए हैं, अपने सद्धर्म विद्यालय में, उधर सतना में देव विद्यालय में, यहाँ हरिद्वार में जो सद्धर्म विद्यालय चलता है वहाँ उसी आधार पर ही वो मार्कशीट जारी होती है, उसी आधार पर टेस्ट हो रहे हैं, वैसे ही शिक्षा दी जाती है। तो ये अनुक्रम जो इसको समझता है वो ये भी समझता है कि ये ऐसा है जो एक सामर्थ्य दूसरे सामर्थ्य से बढ़ी चढ़ी है, कि शारीरिक सामर्थ्य से ज्यादा ऊंची होती है मानसिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य से ज्यादा ऊंची होती है भावनात्मक सामर्थ्य, और उससे ज्यादा ऊंची होती है चेतनात्मक सामर्थ्य। तो ये 4 सामर्थ्य ऐसी हायरार्की में भी इसी तरह से हैं कि नीचे शरीर, फिर उसके ऊपर मन, उसके ऊपर प्राण की सामर्थ्य, उसके ऊपर आत्मा की सामर्थ्य, चेतना की। बल, वाणी, व्रत और विवेक, तन, मन, प्राण, आत्मा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसी तरह से जो वर्ण क्रम का प्रतिपादन उपनिषदों में था वो यही था कि ये जो शरीर का जो क्षेत्र है या सामर्थ्य का जो अनुक्रम है, वो बल जो है वो ऐसा समझे कि पैरों में
माड़ी नाभि से, नभ से ही सब शब्द निकलते हैं, तो माड़ी नाभि से मतलब मूलाधार कमर, रीढ़ में अगर इसे देख लें तो रीढ़ में 4 सेंटर हैं इसके, मूलाधार, नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र, मस्तक पे। इसी तरह से आप इसको पैर और कमर और छाती और सिर ऐसे समझ सकते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ, मुख से नहीं पैदा हुआ, मुख के रूप में, मुख के पद पर यह प्रतिष्ठित है, इसलिए वो मुखिया है। मुख्यमंत्री किसी को कहते हो तो इसका मतलब किसी के मुख से थोड़ी पैदा हुआ है मंत्री। मुख्यमंत्री का मतलब कि वो मुख्य है, हाँ, मुख जैसा है वो, उस प्रधानता के अर्थ में। तो लोग जो ठीक से नहीं समझते, इधर उधर की आलोचनाओं के शिकार हो जाते हैं, उनकी बौद्धिक विकास का ही अभाव है और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये तो क्रमबद्धता आप समझ गए इसकी, कि शायद सुमित जी को बात स्पष्ट हो गई होगी कि ये क्रमबद्ध ही विकास यात्रा है चारों की उसकी। मधुर जी ने जो बात इसमें पूछी है वो इसमें आईक्यू से संबंधित है। भाषा का इसमें क्या रोल है? आईक्यू के विकास में, मानसिक विकास में भाषा का क्या रोल है? हाँ, इसे समझ लें कि भाषा के बिना मानसिक विकास आपका होगा ही नहीं। तो जिन जिन संप्रदायों में, जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में भाषा जितनी कमजोर है, उसका मानसिक विकास उसी अनुपात में उतना कमजोर होगा। भाषा जितनी शुद्ध, जितनी सात्विक, जितनी ज्ञान विज्ञान सम्मत, जितनी दार्शनिक दृष्टिकोण से स्पष्ट और वेल बेस्ड, दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित जितनी वो भाषा होगी, उतनी अधिक आपको सामर्थ्य प्रदान करेगी, मानसिक सामर्थ्य आपकी उतनी बढ़ी चढ़ी होगी। तो भाषा का चयन करने से पहले किसी भी संप्रदाय को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी नाप देगा ये। मनुष्य का जो स्टेटस है वो मानसिक विकास के लिए ही जाना जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि तुम पशुता से मानवता में आने के लिए अपने मानसिक विकास पर आश्रित हो, और यदि मानसिक विकास तुम्हारा नहीं होता है बराबर, तो तुम पशुता में ही रह जाओगे, पशु के इर्द गिर्द आपका स्टेटस बना रहेगा, बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाओगे। भाषा प्राचीन काल में जितना ही दबाई गई, जितना कम पढ़ाया गया, उतना ही लोग पशुवत जीवन जिए। और ये मानसिक विकास भाषा पर ही आश्रित है। मनुष्य मानसिक विकास पर आश्रित है और उसका मानसिक विकास भाषा पर आश्रित है। तो भाषा के महत्व को समझ लें। दूसरी बात, भाषा तो होना आवश्यक ही है, लेकिन उसका शुद्ध और सात्विक होना और सर्वसुलभ होना भी आवश्यक है। अगर सुलभ नहीं हो सकती हो, सर्वग्राह्य नहीं हो हो वो, तो वो भाषा निरर्थक हो जाएगी, सबका मानसिक विकास नहीं कर पाएगी प्रॉपर। तो भाषा सरल हो, सहज हो, सुग्राह्य हो, सुमधुर हो और सुलभ भी हो। सर्वसुलभता भी होनी चाहिए। अगर सर्वसुलभता नहीं है तो मानवता ही मर जाएगी। दूसरी बात, भाषा में अभी तक की जो सर्वश्रेष्ठ उन्नत भाषा इस पूरी दुनिया में उपलब्ध है वो है संस्कृत। संस्कृत में कुछ अशुद्धियां जरूर हैं जिनको शुद्ध करने की आवश्यकता है, उनमें जटिलता, कठिनाई, इसीलिए वो डेड लैंग्वेज की ओर चली गई। लेकिन अगर उसकी शुद्धता और सात्विकता की कसौटी देखी जाए तो आज भी वो अतुल्य है। उसकी तुलना में किसी दूसरी भाषा को आप नहीं रख सकते। इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज में इस सब अमेरिका सब जगह इसके बारे में रिपोर्ट आती रहती है कि सब जगह खोज हुई और ये पाया गया कि संस्कृत में ही आगे कंप्यूटर की पूरी विज्ञानवत्ता जो है वो कंप्यूटर इसी पर आधारित होगी, संस्कृत पर। तो संस्कृत को अब हमने इसे सुसंस्कृत बना दिया है, संस्कृत को भी शुद्ध करके सुसंस्कृत कर दिया है, जिससे कि इसमें जो जटिलताएं थी उन्हीं को हटाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी विचित्र उसमें अशुद्धताएं हैं, वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें कुछ जो जटिलताएं हैं उनको हटा दिया गया है। तो अब वो सुसंस्कृत एकदम सरल संस्कृत है, अब उसे कोई भी पढ़ सकेगा। पहले पूरा जीवन उस पर मेहनत करना पड़ता था और अब तो आप 1 घंटे में ही उसे पढ़ सकते हो, इतना उसे इजी बना दिया है।
तो सुसंस्कृत पढ़ाए जाने से ये बहुत अच्छा होगा। हिंदी भाषा जो है, अगर सेकंड भाषा की बात की जाए और मानव समाज के लिए अगर उपयोगी बताई जाए, तो अगर उससे कोई बहुत नजदीक भाषा है तो वो केवल हिंदी है। हिंदी असल में कहीं की भाषा नहीं है, ये पढ़े लिखों की भाषा है। जो गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली ये सब बोल रहे थे, ये सब संस्कृत को ही अपभ्रष्ट करके आप बोल रहे थे अनपढ़ होने के कारण। इसलिए सही ढंग से आप इसको रख नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। अब इसमें जो शिक्षा जब से विद्यालय शुरू हुए हैं, तो पिछले जो लगभग एक सदी में समझ रहे हैं, भाषा साहित्य ठीक से विकसित हुआ है। भाषा का आविष्कार जो हुआ है पिछली इसी 20वीं सदी में ही हुआ है। तो अब 21वीं सदी चल रही है, 25 साल उसके बीत रहे हैं। तो भाषा 100-125 साल के इतिहास में कुल शुद्ध ढंग से आई है। अगर आप थोड़ा 500 साल पहले जाए तो किसी साहित्यकार की भाषा पढ़े, हिंदी जैसी वो बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। वो कहीं राजस्थानी और कहीं और कोई भोजपुरी या इस तरह की तमाम अवधी, ऐसी तमाम भाषाओं के रूप बोलियां हैं। एक्चुअली बोल तो रहे हैं वो मूल रूप से संस्कृत ही, लेकिन अहम का आमी तो बंगाली हो गए। तो अहम तुम जो है आमी तुमी में बदल गए। क्यों? ये शिक्षा नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो यज्ञ जो है यज्ञ हो गया, यजमान जो है जजमान हो गए, योगी जो है जोगी हो गए, जोगी रसा रा 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 रा। तो आपका सब कुछ बर्बाद हो गया शिक्षा खत्म होने की वजह से। या तो या ही रहेगा यमराज, यमराज ही रहेगा, यमराज पे जमराज तो होगा नहीं। अब यमा जो है वो जमा, यातायात जो है वो जाता जात हो गया है। तो जाता है, आता है, ये सब जो आप बोल रहे हैं वो याता बोलते हैं और हो जाता है जाता, क्योंकि आपको भाषा आती नहीं, पढ़ाई नहीं गई। तो अनपढ़ होने के कारण या कुपढ़ होने के कारण आपकी दुर्दशा है। अब उसी विकृत रूप में ही अब भाषा जो शिक्षा भी चालू हुई तो उसी बिगड़े हुए रूप में पढ़ाई जा रही है। तो इन बिगड़ी हुई भाषाओं में भी तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मराठी, अवधी, बंगाली, असमी, ये तमाम भाषाएं जो आप बोल रहे हैं, पंजाबी, ये सब जो है संस्कृत का अपभ्रष्ट रूप है। आप इनमें अगर सबसे कोई भाषा शिक्षितों में सुधार हुआ है स्कूली तल पर तो वो है हिंदी। तो हिंदी को इसलिए हमने अभी पूरे देश में इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कहा। ये अनिवार्य लैंग्वेज हो, और दूसरी जो है कि स्थानीय भाषा इसके साथ और जोड़ दिया जाए ताकि स्थानीय लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो ये दुभाषीय पाठ्यक्रम यहाँ लागू कर दो, आप अंग्रेजी पढ़ाने में बिजी हैं। अंग्रेजी एक महाभ्रष्ट भाषा है, रशियन। अब वहां अंग्रेजी के भी कितने फॉर्मेट है, हर मोहल्ले का अलग अंग्रेजी। फ्रांस अंग्रेजी बोलता है लेकिन फ्रेंच वो अलग ही, जर्मनी में जर्मन बोल अंग्रेजी रहे, अमेरिका की थोड़ी अलग और इंग्लैंड की थोड़ी अलग। ये सब क्योंकि उनके भी एक एक मोहल्ले की अलग अलग भाषा। तो उसी भाषा को तोड़ मरोड़ के एक जगह नेशनल तो दूसरी जगह नेशनल है, उसी एक जगह फाइनल तो दूसरी जगह फाइनल है। अब ये आप जो अलूल जलूल उसी को बोल बोल के और लिख लिख के बना दिए, तो उसका कारण यही है कि आपकी शिक्षा समाप्त कर दी गई थी। अब शिक्षा खुले तो संस्कृत की जगह सुसंस्कृत पढ़ाई जाएगी, और एक कॉमन भाषा के रूप में भी जो परिष्कार हुआ है पिछले 100-125 साल में, तो वो हिंदी का हुआ है। तो हिंदी में जो शुद्ध शब्दों को बोलने की परंपरा आई, तो इससे ये संस्कृत के बहुत निकट आ गई। तो इस भाषा को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय भाषा, और इसे पाठ्यक्रम में भी लागू किया जा सकता है, और सभी प्रकार की परीक्षाओं में, कोर्ट में, कचहरी में, सब जगह इसी भाषा को, संसद में सर्वत्र इसका इस्तेमाल हो सकता है, राजकीय कार्यों में भी। तो इस तरह से इस भाषा की जरूरत है। और दूसरी बात इसमें जो पूछी गई है कि क्या वर्तमान में प्रचलित भाषाओं में कोई भी पूर्ण सैद्धांतिक और वैज्ञानिक है, भाषा के साथ क्या लिपि भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है? हाँ, लिपि पर भी ध्यान दें कि लिपि अगर बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, परिष्कृत नहीं है, कोई उसको बनाने का आधार नहीं है आपका, तो वो निरर्थक हो जाएगी। जैसे अंकों की आप लिपियां बनाते हैं तो अंक में मात्रात्मक है वो, एक मात्रा फिर दो मात्रा, ऐसे ऐसे
फिर 3 मात्रा तो 3 ऐसी ऐसी की उनको इकट्ठा जोड़ के लिखते हैं। 4 मात्रा में 4 पॉइंट ही आप लिखते हैं, 5 में 5 पॉइंट लिखते हैं, 6 में 6 पॉइंट बनाने की चेष्टा करते हैं, 4 का ये और 2 ऊपर। आप ये 7 इसी तरह बनाते हैं और 8 में इसी तरह बनाते हैं, 4 4 के 2 इस पार्ट उसमें, और फिर उसके बाद 9 का भी इसी तरह से बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, उसमें उतने अंकों को, पॉइंटों को ही जोड़ के लिख दिया जाता है, तो ऐसा आकार बन जाता है। तो ऐसा ही इसमें हुआ है भाषा में। तो भाषा में भी अगर आप कोई विशेष सही ढंग का चित्रांकन करें तो देवनागरी लिपि जो अभी चल रही है, ये देव भाषा के रूप में जब देव सभ्यता बसी हुई थी तो उसको भी देवनागरी कहते थे, इसीलिए वहां बोली जाने के कारण ये देवनागरी भाषा कहलाती थी, माने देव भाषा। तो संस्कृत में ये वाली भाषा, ये आज भी यही वाली लिपि चल रही है और हिंदी में भी वही वाली लिपि ली गई है ठीक से। तो हिंदी और संस्कृत में बहुत भेद नहीं रह गया है, बाकी सब ने चूंकि लिपि को भी लीप डाला है, कुछ का कुछ कर दिया है, तो इसलिए वो भाषाएं, उनकी लिपियां खराब हो गई हैं, तो पढ़ने में आप उतने कमजोर रहेंगे। शिक्षा, आपका बौद्धिक स्तर उतना ही कमजोर रह जाएगा जितनी लिपि कमजोर होगी, और जितना उसका स्वर का उच्चारण भी अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बंगाली वाले आ को ओ बोल रहे हैं, अरविंदो, ओरोविंदो, तो आ बोल रहे हो कि ओ बोल रहे हो हर जगह। अब कहीं आ को ए बोल रहे हैं, अब ये एमपी में जाएं तो जितने सतना अतना सब चित्र आ को ए बोल रहे हैं। अब वो ए जब अलग से स्वर है तो फिर ए को क्या बोलोगे अगर आ को ए बोल रहे हो। और दूसरी भाषाओं की बड़ी दुर्गति है। अंग्रेजी तो बहुत ही फटे हाल है, उनका ना कोई स्वर का निश्चय है और ना ही कोई व्यंजन का। वो कहीं व्यंजन को भी स्वर माने बैठे, और उनका ये भी नहीं है कि वो स्वर जैसे ए ई आई ओ यू उन्होंने कहा तो ये क्यों ऐसे होंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। इस पूरे स्वर विज्ञान को ठीक से जब पढ़ेंगे, अभी संस्कृत में हमने पूरा दिया है इसका, तो वो बहुत अच्छे से आप समझ सकेंगे कि वो इतने ही बनते हैं, अब ऐसे ही बनेंगे। तो भाषा में लिपि का भी महत्व है। दूसरी बात, यदि भाषा, हमने कहा कि यदि भाषा की लिपि अथवा उसका उच्चारण और शब्दों की रचना, उसकी निर्माण की धातुएं प्रॉपर नहीं है, तो ये सही अर्थ आप नहीं दे पाएंगे दुनिया को। कोई बात विचारों के आदान प्रदान के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ही आप भाषा का प्रयोग करते हैं, और अगर ये ना ही कर पाए तो फिर लाभ क्या होगा, भाषा का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए ये महत्व आपको स्पष्ट हुआ होगा कि मानसिक विकास तो भाषा से ही शुरू होगा, फिर गणित से बुद्धि का विकास होगा, और संज्ञान से आप में स्मृति का विकास होगा। संज्ञान कहते हैं सामान्य इतिहास, भूगोल आदि, और दर्शन पढ़ाओगे तब जाके आपका अहंकार या स्वाभिमान का शुद्ध विकास होगा, नहीं तो ये स्वाभिमान आपका दुर्भिमान हो जाएगा। तो ये भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, ये चारों विषय आपके मानवीय अंतःकरण मतलब आईक्यू के विकास से संबंध है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भाषा, इसमें पहली चीज है, भाषा नहीं आती तो आपको गणित भी नहीं आएगी, गणित नहीं पढ़ा पाएंगे। गणित में 1 और 2 बोलने के लिए भी भाषा से ही लेना पड़ता है वो सब, और कुछ भाषा और कुछ गणित मिला के जीके पढ़ाया जाता है। जैसे 5 महासागर, तो 5 इसमें गणित है और महासागर भाषा से आता है। और दर्शन, इन तीनों विषयों को ठीक से पढ़ चुके हो तभी दर्शन पढ़ सकोगे, नहीं तो वो नहीं होगा। और दर्शन की तरह में कोई विज्ञान के शोध अनुसंधान सब उसी पर आधारित होंगे। तीनों विषय तो बहुत अनिवार्य है, भाषा, गणित, संज्ञान, फिर दर्शन की अनिवार्यता उस पर। तो अंतःकरण चतुष्टय पूरा विकसित करने के लिए भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी शुद्ध लिपि हो, सही भाषा हो, सही उसका उच्चारण भी हो, और सही उसका निर्माण भी हो कि शब्द ऐसे निर्माण क्यों होंगे, स्वर का क्या अभिप्राय है, व्यंजन का क्या अभिप्राय, ये सब स्पष्ट होने चाहिए। तभी आप भाषा से अपने विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे, एक दूसरे को पासान कर सकेंगे। तो आशा है कि दोनों लोगों को ये उत्तर प्राप्त हुए होंगे। और अभी संजय जी को धन्यवाद गुरु जी। आशा करते हैं आप सभी को आज बात स्पष्ट हुई होगी। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।